हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मैंने स्कोडा कुशाक गाड़ी क्यों ली और मेरे परचेज डिसीजन के पीछे क्या कारण थे। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाना चाहूँगा, क्योंकि जैसे गाड़ियों की सेल्स बढ़ती जा रही हैं तो वैसे ही गाड़ियों की जो है लोग रिसर्च बहुत कर रहे हैं और अब तो कंपटीशन बहुत स्टिफ हो गया है। तो अब बजट रहते हुए भी गाड़ी सिलेक्ट करना सबसे बड़ी मुश्किल हो गई है कि यार कौन सी गाड़ी सिलेक्ट करें, कौन सी गाड़ी आपको सूट करेगी। और इसी के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। अब जैसे कि कार की सेल्स को देखा जाए, जो अभी रिसेंटली कार की सेल्स हो रही हैं, तो उसमें मेजॉरिटी जो पोर्शन है वो एसयूवीज का है। एसयूवीज इन द सेंस कि जो कॉम्पैक्ट एसयूवी होती हैं और मिड साइज एसयूवी भी होती हैं, तो उनको भी लोग एसयूवी के सेगमेंट में काउंट कर लेते हैं। बट इन द ट्रू सेंस एसयूवीज तो अलग चीज़ होती है, लाइक फॉर्च्यूनर हो गई या इंडेवर हो गई, है ना। और जो 4x4 वाली गाड़ियाँ होती हैं, कई सारी जो ऑफ रोडिंग के लिए बनाई जाती हैं, तो वो सब एसयूवीज ही होती हैं। बट जो पैसेंजर व्हीकल्स का सेगमेंट है, जो पहले हैचबैक और सेडान का हुआ करता था, उसे भी आजकल एसयूवीज जो कंसेप्ट वाली गाड़ियां हैं, लाइक जो कॉम्पैक्ट एसयूवी हैं और जो मिड साइज एसयूवी हैं, ये दो सेगमेंट में जो एसयूवीज ने मतलब पेनिट्रेशन किया है, वो बहुत ज़्यादा ही पेनिट्रेट किया हुआ है और मार्केट में आजकल यही बिक रही हैं। क्योंकि एक तो उसमें एक आपको एसयूवी में एक तो आपको रोड प्रेजेंस ज़्यादा मिलता है, लोग मतलब, और लोग एसयूवीज को बाय करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। एक तो मार्केट को देखते हुए, मार्केट डायनामिक्स को, कि लोग आजकल एसयूवी ही खरीद रहे हैं। और एक ये भी कि एसयूवीज के अपने फ़ायदे भी होते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। लाइक सबसे पहले तो आपको बजट डिसाइड होना चाहिए कि आपका बजट क्या है। तो मैं अपने जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। लाइक मैंने नवंबर 21 में गाड़ी ली थी और उसके 6 महीने पहले तक मैंने काफ़ी रिसर्च किया गाड़ियों के बारे में। लाइक बहुत सारी टेस्ट राइड्स की, बहुत सारे वीडियोस देखे। आई मीन सुबह उठता था तब वीडियो देखता था, शाम को सोता था सोने के पहले वीडियो देखना। तो बहुत ज़्यादा ही मतलब इन्वॉल्वमेंट हो गया था। इनफैक्ट इतना कि फैमिली वाले भी एकदम ऐसे चिढ़ से गए थे कि यार ये तो बस वीडियो ही देखता है और गाड़ी ही देखता रहता है, या और मतलब इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया था कि हम लोग जैसे अगर रास्ते में चल भी रहे हैं, तो जैसे अगर कोई गाड़ी जा रही होती तो वाइफ भी कमेंट करती, देखो ये तो ये नई वाली वो क्रेटा है या सेल्टोस है, जो भी है। तो इस तरह से इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया था हमारा गाड़ियों में कि दिन रात हम बस गाड़ियों के बारे में सोचते थे। इनफैक्ट चॉइस इतनी हो गई है अब गाड़ियों की कि आप डिप्रेस भी हो सकते हो किसी पॉइंट पे आके, यार कि मैं लूँ क्या। मतलब आपके पास अगर बजट भी है, फिर भी आपको समझ नहीं आता कि आप कौन सी गाड़ी लोगे। तो कभी कभी तो मेजोरिटी जैसे जो हमारे बाइंग डिसीजंस होते हैं यहाँ इंडिया में, कि सामने वाला क्या ले रहा है वही मैं लेता हूँ, या फिर सामने वाला जो ले रहा है उससे कंपटीशन में जो गाड़ी मैं वो ले लेता हूँ। तो ऐसे भी यहाँ पे बाइंग डिसीजन होते हैं कि जो सामने वाला क्या कर रहा है उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे क्या करना है। बट एक्चुअली आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाड़ी देखनी चाहिए कि आपको क्या सूट कर रही है, कि आपको कौन सा बजट सूट कर रहा है, कौन सी ड्राइविंग डायनामिक सूट कर रही है, कौन सा कंफर्ट सूट कर रहा है। उसके हिसाब से आप गाड़ी लो, ना कि बगल में कौन क्या चला रहा है उसके हिसाब से। तो हम 2-3 सेगमेंट्स के बारे में बात करेंगे। लाइक एक तो है जो एंट्री लेवल का सेगमेंट है। अगर आपका बजट 5 लाख के आसपास का है, तो फिर आप जो एंट्री लेवल सेगमेंट है उसमें ही आप देख सकते हो जो आपकी जो चॉइसेस आ रही हैं। तो उसमें जो है आई थिंक बेस्ट सेलिंग जो गाड़ियाँ हैं मारुति की, है ना, वो आप ले सकते हो। लाइक इग्निस ले सकते हो, या वैगनर जो नई वाली है वो ले सकते हो, या अगर आप दूसरी कंपनी में जाना चाहोगे जो ग्रैंड आइटन है वो ले सकते हो। तो वो सब गाड़ियाँ हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था इस रिसर्च में, जो कि नहीं होना चाहिए उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट। आप बस टेस्ट राइड करो गाड़ियों की और उससे डिसीजन आप बना लो। एक तो एक्चुअली मेरा क्या था ना, कि मेरा सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मैंने बजट डिसाइड नहीं किया था कि मेरा बजट कितना होना चाहिए। आई मीन मैं कभी कभी सफारी की भी टेस्ट राइड कर रहा हूँ, तो कभी होंडा सिटी की टेस्ट राइड कर रहा हूँ। तो मेरा कोई फिक्स नहीं था कि मैं किस बजट में गाड़ी लेना चाहता हूँ। तो लेकिन फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं 15 के ऊपर नहीं जाऊँगा। मेरा जो बजट बैठ रहा है वो 15 लाख तक बैठ रहा है, उससे ऊपर कोई भी गाड़ी मैं देखूंगा ही नहीं। तो फिर जब मैंने वो डिसाइड कर लिया, तब मेरे लिए बहुत ही क्लियर हो गया कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी है। तो सबसे पहले तो आप बजट डिसाइड कर लो कि किस बजट पे आपको गाड़ी लेनी है। तो फिर जैसे मैं टाटा में गया, टाटा में मैंने सफारी टेस्ट राइड की सबसे पहले, हालांकि वो मेरे बजट के ऊपर थी। बट मैं ऐसे ही देखना चाह रहा था कि कैसी है गाड़ी चलाने में। लाइक हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, सफारी के बारे में सुनते भी आ रहे हैं।
तो चला के देखा मैंने, मुझे बहुत पसंद आई वो गाड़ी। और क्योंकि एक्चुअली गाड़ी का जो लुक है वो तो एक अनबिलीवेबल लुक है, आई मीन बहुत ही बढ़िया लुक है वो, और एक रोड प्रेजेंस जो गाड़ी का मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। तो उसको चलाया मैं, उसको वो मुझे बहुत पसंद आई। हालांकि मैंने पुरानी वाली सफारी नहीं चलाई, जो सफारी डिकोर आती थी वो वाली उस मॉडल की जो सफारी है वो मैंने नहीं चलाई है, तो इसलिए मैं कंपेयर नहीं कर सकता कि पहले कैसी लगती थी। तो लेकिन जो नई वाली सफारी वो चला के मैं बहुत ही सेटिस्फाइड था उस गाड़ी से। हालांकि वो मेरे बजट में नहीं आ रही थी, बट उसका बेस मॉडल आया था और बेस मॉडल में ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा था, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो इसलिए मैं उस पर नहीं गया फिर, मतलब एक बहुत कठोर दिल बना के फिर मैं नहीं गया उस पर, इमोशनल नहीं हुआ क्योंकि वो गाड़ी लेना भी बहुत एक बड़ा हेडेक है। क्योंकि उस जितनी बड़ी आप गाड़ी लोगे उतना बड़ा फिर मेंटेनेंस आ जाता है, लाइक उतनी महंगी आपको सर्विस पड़ जाएगी, है ना। हर गाड़ी आप ले तो लोगे, बजट में तो आ जाएगी, लेकिन उसको मेंटेन करना कितना मुश्किल है। और एक तो ये डीजल गाड़ी भी है, तो डीजल गाड़ी के अपने अलग ही खर्चे होते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो फिर मैंने सफारी चलाने के बाद मैं नेक्सॉन चलाया, जो ऑब्वियस था कि नेक्सॉन एक चॉइस, मतलब आई मीन वन ऑफ द चॉइसेस थी गाड़ियों की जो लिस्ट में थी। तो नेक्सॉन अलग बजट की है। तो मैंने जब देखा नेक्सॉन को, तो नेक्सॉन काफ़ी कंफर्टेबल लगी मुझे, चलाने में भी अच्छी है और काफ़ी मतलब सही था, जिस बजट में वो आ रही थी वो सही थी। आई मीन जो कॉम्पैक्ट एसयूवी का जो बजट है, जो आपकी नेक्सॉन है, वेन्यू है और ब्रेजा है, ये सब गाड़ियों का जो बजट है वो 10 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप उन गाड़ियों के बारे में सोच रहे हो तो 10 लाख से ऊपर आप खर्च मत करना उन गाड़ियों में, क्योंकि एक तो स्पेस नहीं है गाड़ी में। आई मीन जो सब 4 मीटर वाला कैटेगरी है वही कैटेगरी है उस गाड़ी का, तो स्पेस नहीं है गाड़ी में, बस आपको हाइट मिल जाती है थोड़ी बहुत जो है। तो चूँकि मैंने पहले वैगनर मेरे पास थी, मैं उन करता था, तो वैगनर में हाइट की तो कोई इशू नहीं है, और स्पेस का वही था कि वो भी 4 मीटर के अंदर के सेगमेंट की थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस हो रहा था उन कॉम्पैक्ट एसयूवी गाड़ियों में। मतलब मैंने ब्रेजा भी देखी थी, ब्रेजा में भी हम अंदर बैठे थे, तो उसमें भी मुझे मज़ा नहीं आया कि यार कुछ स्पेस मुझे एक्स्ट्रा कुछ ऑफर हो रहा है। और वैसे ही हाल वेन्यू का था, वेन्यू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और नेक्सॉन मुझे कंफर्टेबल लगी। नेक्सॉन में ये था कि उसका आई थिंक सस्पेंशन इस तरह से ट्यून किया गया है कि वो थोड़ी कंफर्टेबल है बैड रोड्स में, तो वो मुझे दिखा, उसमें ज़रूर महसूस हुआ। और जो पीछे की सीट है नेक्सॉन की वो भी कंफर्टेबल थी एज़ कम्पेयर टू जो अदर मैंने 2 व्हीकल का नाम लिया था, उसके कंपैरिजन में इसकी सीट कंफर्टेबल थी। तो नेक्सॉन वाज अ गुड चॉइस अगर लिया जाता, अगर बजट को कंस्ट्रेंट में लग के, अगर बजट को देखते हुए उस गाड़ी को आप देख रहे हैं तो फिर वो भी अच्छी गाड़ी है, उसमें आप जा सकते हैं। हाँ, ये है कि टाटा की जो सर्विस का जो लोग बोलते हैं वो तो मुझे थोड़ा सा दिखा उसमें, जो सेल्स पर्सन्स हैं थोड़ा सा मुझे ढीले लगे। जो एक अग्रेसिवनेस जो आप दूसरे शोरूम्स में देखते हो, लाइक Hyundai में या होंडा में, है ना, या कोई भी दूसरे कंपनी के शोरूम में, वो अग्रेसिवनेस नहीं लगा उसमें टाटा में। जैसे लगता है कि दे डोंट केयर दैट मच अबाउट अगर आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। आई मीन उनके एटीट्यूड से ऐसा लग रहा था। हालांकि वो देवर सीरियस की आप परचेज करो उनके यहाँ से ही, बट जो एक सर्विस की बात आती है तो उसमें मैं, जो लोग कहते हैं कि सर्विस थोड़ी ढीली है इनकी या रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो मैं मान सकता हूँ उस बात को। बट देखिए क्या है ना, प्रोडक्ट आपको अच्छा मिल रहा है तो सर्विस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है आज के टाइम में। सर्विस तो एक सब्जेक्टिव इशू है। आई मीन आपको मारुति की भी सर्विस कभी कभी पसंद नहीं आएगी, है ना। कहीं कहीं के शोरूम ऐसे होते हैं कि आपको उनकी सर्विस पसंद नहीं आएगी। तो ये कहना कि केवल टाटा के ही सर्विस सेंटर ख़राब होते हैं या तो ये मैं गलत मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं कि आपको जो आप गाड़ी ओन कर रहे हो, लाइक Hyundai की या मारुति की या किसी और की, तो उनका भी सर्विस की जो एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत अच्छा लगे। अगर अच्छा लग गया तो वेल एंड गुड, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दैट डीलर जहाँ पे आप सर्विस करा रहे हो, तो वो अच्छी बात है। बट ऐसे तो मुझे लगता नहीं कि टाटा को हमें इतना बैश करना चाहिए, प्रोडक्ट तो वो बहुत अच्छा बना रहे हैं। तो टाटा के बाद मैं फोर्ड गया था। फोर्ड तब तक चली गई थी, या तब तक तो चली गई थी गाड़ी, लेकिन मैं ऐसे ही देखने गया था कि फोर्ड की गाड़ियों की क्या हालत है। तो फिर मुझे वहाँ समझ नहीं आया, मैं फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कहीं गाड़ी कंपनी तो है नहीं यहाँ पे, तो आगे जाके उसकी सर्विसिंग में इशू पड़ सकता है, सर्विस सेंटर ढूंढने पड़ेंगे बहुत, मतलब इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं।
तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इतना, तो यार ठीक तरह से इन्वेस्टमेंट कर लें। तो उसके बाद फिर मैं स्कोडा में, बगल में स्कोडा का शोरूम था छोटा सा, तो फिर मैं वहाँ चला गया और फिर वहाँ पे इसको चला ली एक बार मैंने। तो चलाने पे तो मुझे अच्छी लगी गाड़ी, वो पहले उतनी पसंद नहीं आई थी, लेकिन मतलब एक चॉइस थी, अच्छी थी कि ये गाड़ी बनाई अच्छी है। इस गाड़ी को छूते ही मुझे ये चला था कि ये गाड़ी मजबूत बहुत है। एटलीस्ट इतना तो था मेरा इसमें कि इस गाड़ी की जो प्लास्टिक्स भी है ना, वो भी बहुत मजबूत क्वालिटी के। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक्स आपके दूसरी जो गाड़ियों के होते हैं उस तरह के हैं। लोग तो कहते हैं हार्ड प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक में आप इसको ऐसे मार के देखो तो आपको चोट लग जाएगी यहाँ पे। तो उस तरह की प्लास्टिक्स यूज होते हैं इसमें। तो ये गाड़ी है मजबूत, और आप देख भी सकते हैं जो क्रैश टेस्ट रेटिंग हुई है इसकी अभी, उसमें फुल मार्क्स, मतलब फुल मार्क्स नहीं, जैसे कि मैक्सिमम मार्क्स मिले हैं अभी तक जितनी भी टेस्ट राइड हुई है गाड़ियों की। तो स्कोडा में मैं चलाया इसको, मेरे को ये गाड़ी अच्छी लगी। इट वाज वन ऑफ द चॉइसेस टू बाय। और सबसे एक्चुअली यहाँ पे इस शोरूम में जाने के बाद मेरे को, मतलब इस गाड़ी को छूने के बाद मुझे एक वो एस्पेक्ट जाग गया कि यार हाँ, सेफ गाड़ी लेनी है अपने को। क्योंकि वैगनार मैं चला रहा हूँ तो वो उसकी गाड़ी तो कोई सेफ्टी है नहीं। और अब गाड़ियाँ हम जैसे हाईवे पे ज़्यादा चलते हैं आजकल, तो उसके हिसाब से एक्सीडेंट्स भी आप देख रहे होंगे बहुत होते हैं। तो अब जरूरी नहीं कि आपकी गलती से एक्सीडेंट हो रहा हो, है ना, तो सामने वाली गलती से भी एक्सीडेंट बहुत होते हैं। तो एटलीस्ट उस जगह पे अपने आप को सेफ तो रख सकता है बंदा। उसके लिए फिर मुझे ये एस्पेक्ट मेरे सामने खुल गया जब मैं इस गाड़ी को देखा, जब मैं इस गाड़ी को छुआ और इस गाड़ी को जो है परखा। तब मेरे को लगा कि यार नहीं, सेफ्टी भी एस्पेक्ट है जिस पे कि ध्यान देना चाहिए आदमी को। तो इसको चलाने के बाद मैं हिंडोया के शोरूम में गया था। एक्चुअली मैंने कॉम्पैक्ट एसयूवी और मिड साइज एसयूवी, मिड साइज में देखा मैंने कि मिड साइज में कंपटीशन बहुत स्टिफ हो गया है जब से पहले तो क्रेटा ही रूल करती थी, क्रेटा और सेल्टॉस। बट इन दोनों के गाड़ियों के आने के बाद वोक्सवैगन टाइगून और ये स्कोडा कुशाक और भी गाड़ियां हैं, लाइक निसान मैग्नाइट है और एमजी हेक्टर है, एमजी हेक्टर प्लस भी है। तो ये सब गाड़ियां, एमजी एस्टर भी है। तो ये सब गाड़ियों के होने से ये इनकी चॉइस बहुत मुश्किल हो गई थी। और तो Hyundai में क्या था कि गाड़ी टेस्ट राइड के लिए अवेलेबल नहीं थी। तो जो भी अवेलेबल उन्होंने कराई है गाड़ी को, तो फिर मैंने उसको चला के देखा, तो मुझे वो उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है क्रेटा चलाने में। मैं डीजल वाली चलाई थी मैंने, और इंजन मुझे काफ़ी रिफाइंड लगा उसका। बट चलाने में जो एक प्लेजर होता है ना, ड्राइविंग प्लेजर, जो इसमें आपको मिलता है वो उसमें नहीं मिलता है। उसमें तो एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन रहता है ना, जो 1500 सीसी वाला जो उनका इंजन है। मैंने 1.4 DCT ट्राई नहीं की थी, और मैंने वही नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ट्राई किया था, तो मुझे वो चलाने में मज़ा नहीं आया। तो इसलिए मैंने फिर उसको ड्रॉप कर दिया। क्योंकि एक तो ये भी था कि गाड़ियाँ एक्चुअली क्या ना, आप ये अगर मैं ये डिसाइड करके लूँ कि फलाने लोग सब क्रेटा ही ले रहे हैं या सेल्टॉस ही ले रहे हैं तो मैं भी वही लूँ, तो मेरे को वो वैसा नहीं लेना था। मेरे को गाड़ी को चला के देखना था कि यार वो गाड़ी सही बैटरी की नहीं मेरे लिए, तब मुझे डिसीजन लेना था, बाइंग डिसीजन। तो मैंने चलाया क्रेटा को, मुझे पसंद नहीं आई, तो इसलिए मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। उसके बाद फिर मैं होंडा के शोरूम में गया था। होंडा के शोरूम में मैंने होंडा सिटी की टेस्ट राइड की थी, और यकीन मानिए मुझे होंडा सिटी बहुत पसंद आई थी। इनफैक्ट अगर मैं ये गाड़ी नहीं लेता तो मैं होंडा सिटी ही लेता, क्योंकि एक तो उस गाड़ी की हाईवे स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। इससे ज़्यादा स्टेबल है वो गाड़ी, क्योंकि सेडान गाड़ी तो ऑब्वियस है कि स्टेबल तो रहेगी, तो इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी है उस गाड़ी की। और इनफैक्ट उसकी जो स्टेबिलिटी थी और जो सफारी की स्टेबिलिटी थी, वो दोनों इक्वल लगी मुझे। मतलब सफारी सेगमेंट से ऊपर भी है, बट फिर भी होंडा सिटी की जो स्टेबिलिटी थी ना हाई स्पीड में, वो मुझे सबसे बेस्ट लगी। तो एक वो चॉइस थी लेने के लिए। बट उसमें एक दिक्कत ये आ रही थी कि एक तो मेरा एक मन हो गया था कि मेरे को टॉप मॉडल लेना है, उसमें टॉप या सेकंड टॉप। तो उसमें आई थिंक सनरूफ रहती है, तो सनरूफ की वजह से ना उसका जो ये हाइट है, ये मेरा मतलब हेडरूम कम ज़्यादा नहीं मिल रहा था, तो मुझे बहुत एडजस्ट करना पड़ा था उसके लिए, तब जाके मैं सही से बैठ पा रहा था और देख पा रहा था। तो वो मेरे साथ उसकी डायनेमिक सही से बैठ नहीं रही थी। जो मेरी हाइट है 6 फुट की हाइट है, और मेरा हेडरूम जो है बार बार उससे लड़ रहा था, जो उसका रूफ था। तो उसकी वजह से वो गाड़ी मैं मतलब नहीं प्रेफर कर पाया। नहीं तो वो चलाने में और कंफर्ट में वो अल्टीमेट गाड़ी है। अगर आपको फैमिली को भी कंफर्टेबली कहीं ले जाना हो लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो वो गाड़ी बहुत अच्छी है। उसकी जो सीट्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं।
तो वो गाड़ी बहुत ही अच्छी चॉइस है अगर आप कंफर्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो। मेरे लिए ये था कि मुझे कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए थी। मुझे ये भी था कि कंफर्ट के साथ साथ थोड़ा ड्राइविंग करने में भी मज़ा आए। आई मीन एक बार मैंने इसको ड्राइव कर लिया था ना, तो फिर मेरी आदत बिगड़ गई थी। मैं वैगनर को भी वैसे ही एक्सीलरेट कर रहा हूँ, भगा रहा हूँ। उसके बाद इसको टेस्ट राइड मैं इसको जब टेस्ट राइड करके आया तो मैं वैगनर को भी भगा रहा हूँ वैसे ही जैसे इसको भगा रहा था। तो इसको चलाने के बाद मेरी मतलब एक अलग ही डायमेंशन खुल गया मेरे लिए कि हाँ, गाड़ी ऐसे ही भी सकती है चलाने के लिए। तो मैंने कभी वोक्सवैगन की गाड़ी चलाई नहीं है, तो मैं पहली बार चलाया था, तो मुझे बहुत मज़ा आया था इस गाड़ी को। आई मीन इसकी हैंडलिंग और इसकी एक्सेलरेशन बहुत ही अच्छी है, और टर्बोजेट टेक्नोलॉजी है इसकी। तो नेचुरली एस्पिरेट तो काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, और टर्बोजेट जो अपनी नई टेक्नोलॉजी उसके अंतर्गत जो है गाड़ियाँ बहुत ही अच्छा रिस्पांस देती हैं। जो आई थिंक जब 1500 या 2000 आरपीएम के बाद इनका रिस्पांस बहुत ही अच्छा हो जाता है। और किसी भी गियर पर रहिए आप, तो एक तो टॉर्क भी इतना अच्छा मिलता है इस पर, आप कभी भी ओवरटेक कर सकते हैं गाड़ी को। तो इस गाड़ी चलाने में बहुत अच्छा लगता है। तो होंडा में मैं गया जब, तो होंडा में मुझे होंडा सिटी बहुत अच्छी लगी, और होंडा अमेज भी अच्छी गाड़ी है। अगर आप लेना चाहते हैं तो वो बजट में भी आ जाती है कई लोगों के, तो वो भी अच्छी गाड़ी है। और होंडा WR मुझे पसंद नहीं आई थी बहुत। मैंने उसकी भी टेस्ट राइड की थी, होंडा सिटी की थी और WR की थी। तो होंडा WR मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, तो इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया उसे, क्योंकि उसका इंजन बहुत बोरिंग लग रहा था मेरे को, और एक तो उसकी हाईवे पे स्टेबिलिटी थोड़ी कम लग रही थी मुझे। फिर मैं गया अपने सुजुकी के नेक्सा वाले शोरूम में, तो वहाँ पे मैंने एस क्रॉस ही मेरे दिमाग में थी। एस क्रॉस मुझे अच्छी लगती थी देखने में, और मारुति की एकमात्र गाड़ी थी जो मुझे अच्छी लगती थी देखने में वो। तो एस क्रॉस में गया था, एस क्रॉस चलाया, और साथ ही साथ मैंने XL6 भी चलाया था। तो एक्चुअली मैंने पहले इस गाड़ी को चला लिया था, टेस्ट राइड किया था, उसके बाद मैं गया था सुजुकी में। तो मुझे डिफरेंस नोटिस किया मैंने कि जैसे ही हम 80 के आसपास या उससे ज़्यादा की स्पीड पे जा रहे थे एस क्रॉस में या XL6 में, तो उसमें जो विंड नॉइज़ है ना वो ज़्यादा आ रहा था। आई मीन इसमें जो विंड नॉइज़ आता है 100-150 की स्पीड पे जो विंड नॉइज़ आता है बहुत ही कम आता है। आई मीन आप उस 100-150 की स्पीड पे भी इस गाड़ी में आप आराम से म्यूज़िक सुन सकते हैं, और म्यूज़िक के एक एक लिरिक्स सुन सकते हैं। इतने क्लियर होते हैं इसके लिरिक्स इस गाड़ी में कि आपको वो डिफरेंस समझ में आएगा इसमें। तो मुझे एक ये भी था कि यार जब एस क्रॉस के लिए 11-12 लाख खर्चा कर ही रहे हो, और उसका इंटीरियर कुछ अट्रैक्टिव बहुत नहीं था, और ना ही उसकी हैंडलिंग कुछ अलग थी इससे, तो मुझे लगा कि यार जब इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो यार थोड़ा देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि इन्वेस्ट कर दिया उसमें और फिर सेटिस्फाइड नहीं रहे कि यार क्या ले लिया फिर, है ना। तो इस तरह के रिस्क मैं नहीं लेना चाह रहा था, इसलिए मैंने एस क्रॉस को भी, XL6 को भी ड्रॉप कर दिया। XL6 गाड़ी भी अच्छी है अगर आप स्पेस को देखना चाहते हैं, तो स्पेस को कंसिडर करते हैं तो XL6 गाड़ी भी अच्छी है, आपको 6 सीटर गाड़ी मिल जाती है उतने में। और फिर मैं महिंद्रा के शोरूम में गया था। महिंद्रा के शोरूम में ये था कि लेफ़्ट साइड में जो है उसकी पिकअप वगैरह मिल रही थी, और राइट साइड में पैसेंजर व्हीकल्स था। तो एक तो ये दोनों में वैसा था कि यार पैसेंजर कार्स के लिए लेने जा रहा हूँ, तो बगल में जो पिकअप मिल रही है, तो यार ऐसी कंपनी के साथ अटैच हो रहा हूँ। तो हालांकि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, बट तो फिर वहाँ पे मैंने XUV 300 के बारे में काफ़ी सुना था कि वो भी गाड़ी चलाने में बहुत अच्छी है। और बट मैंने जैसे उसका बूट खोला ना, तब मुझे लगा यार देखो फैमिली के साथ अगर कहीं चलना हो मेरे को, तो यार ये तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा बहुत बड़ा, है ना। गाड़ी आप ले रहे हो 11-12 लाख की, वो भी पड़ेगी आपको उतने की, 11-12 लाख की पड़ती वो। और उतनी महंगी गाड़ी लेने के बाद आपको ये लगे कि यार सामान इसमें अच्छे से आ ही नहीं पा रहा है, वही वैगनर जितना ही जगह है उसमें सामान रखने की, बूट स्पेस, तो यार मुझे वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था। एटलीस्ट स्पेस तो होनी चाहिए सामान रखने के लिए। और इसकी जो बूट स्पेस है काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन की गई है, थोड़ा डीप है, जिससे कि जो है सामान इसमें काफ़ी आ जाता है। 2 बड़े बैग आ जाते हैं इसमें, बड़ी ट्रॉली वाले बैग आ जाते हैं। तो ये मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था कि यार मुझे बूट स्पेस नहीं मिलेगी उस गाड़ी में। तो फिर मैंने महिंद्रा की XUV 300 भी ड्रॉप कर दी थी। तो उसके बाद फिर मैं फोक्सवैगन के शोरूम में भी गया था, क्योंकि एक बार दिमाग में आया था कि यार वेंटो या रैपिड ले लेते हैं, है ना। वो भी गाड़ियाँ अच्छी हैं, क्योंकि मजबूत गाड़ियाँ हैं बहुत, मतलब अगर आप उसके अंदर के इंटीरियर देखेंगे तो इससे भी ज़्यादा मजबूत लगते हैं, और बहुत ही स्टर्डी, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाड़ियाँ हैं। आई मीन उसको आप 10 साल चला लो, आपको नई की नई लगेगी वो गाड़ी। तो इसलिए वो भी चॉइस थी, बट मैं फिर नहीं गया। मुझे लगा कि आउटडेटेड सिस्टम ना हो जाए, मुझे लगा कि गाड़ी बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है। मे बी ये फील ना हो कि यार
इतनी महंगी गाड़ी ले ली है, 10-12 लाख की गाड़ी ले ली है और फिर वही सेटिस्फैक्शन नहीं है ना, तो वो चीज़ थी, इसलिए मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। फिर जो टाटा में मैंने हैरियर भी देखा था, हैरियर भी मुझे बहुत पसंद आई थी गाड़ी, वो भी बहुत अच्छी गाड़ी है। फिर एक निसान की मैग्नाइट भी आती है, तो मैग्नाइट में मैं कंसिडर नहीं किया था क्योंकि वो मुझे उतनी अपील नहीं की थी। हालांकि मैं सुनता हूँ कि गाड़ी बहुत अच्छी है और आई मीन इससे ज़्यादा पावर है उसमें, और आई थिंक मैंने कुछ ड्रैग रेसेस भी देखी थी यूट्यूब में जिसमें कि मैग्नाइट वाज द क्लियर विनर बिटवीन दिस एंड कुशाक एंड मैग्नाइट, तो वो भी गाड़ी अच्छी है। बट एक बार मैंने रिसेंटली अभी उस गाड़ी को देखा था अंदर से, तो जिस प्राइस पे वो गाड़ी आती है ना, दैट इज़ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। मतलब उस प्राइस पे तो आपको उससे अच्छी गाड़ी नहीं मिल पाएगी। बट स्ट्रॉन्ग अगर बात करें, बट अगर स्टडीनेस की बात करें तो ये गाड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उससे, और वो मैंने महसूस कर लिया था, उसके प्लास्टिक्स में और इसके प्लास्टिक में काफ़ी फ़र्क है। तो ये चीज़, लेकिन उस प्राइस पॉइंट में अगर वो गाड़ी आप ले रहे हो तो दैट इज़ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी यू कैन गेट इन दैट प्राइस रेंज। तो ये है, तो लेकिन मुझे अपील नहीं की वो गाड़ी, क्योंकि एक्चुअली मैं भी शायद अगर उसको चलाया होता तो मुझे अच्छी लगती। मैंने उस गाड़ी को टेस्ट राइड नहीं किया क्योंकि एक तो यहाँ शोरूम था नहीं और मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उसमें जाने का। बट मैं जब उसके बारे में थोड़ा जाना पड़ा उसके बारे में, तो तब मुझे लगा कि यार वो अच्छी गाड़ी है, दैट इज़ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वन कैन कंसिडर बाइंग। लास्ट एक आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। अब ये है कि उसके हिसाब से तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हो तो आइदर यू मस्ट बी लिविंग इन अ मेट्रो या यू मस्ट बी हैविंग सम अदर कार ऑल्सो। मतलब आप कम्यूटिंग के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल ले सकते हो, लॉन्ग ट्रिप्स के लिए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ नॉट एडवाइजेबल। मतलब आप हमेशा टेंशन में रहोगे यार कि कहीं ख़त्म ना हो जाए, ये तो रहेगा ही ना। अब पेट्रोल में हो जाता है यार कि मान लो हमारा पेट्रोल ख़त्म होने वाला है और कहीं आसपास पेट्रोल पंप नहीं है, तो यार लगता है कि यार अब कहाँ जाएंगे। वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर आपको चार्जर नहीं मिलेगा तो आपको लगेगा यार कहाँ जाएंगे, और पेट्रोल तो फिर भी आप तुरंत भरवा लेते हो, इसका तो आपको चार्ज करना पड़ेगा देर तक बैठ के वहाँ पे। तो इट इज़ नॉट फिजिबल कि अगर आप आज के टाइम में प्राइमरी व्हीकल अगर आप अपने लिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लो, जब तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर बैठता नहीं है, जब तक कि लोग ये बहुत कॉमन नहीं हो जाता, चार्जिंग स्टेशंस और चार्जिंग स्पीड्स जब तक बढ़ नहीं आती हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए उनमें, तब जाके एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना सही होगा। नहीं तो अभी तो केवल एक कम्यूटिंग व्हीकल के तौर पे आप ले सकते हो, जहां आप अगर मेट्रो में रह रहे हो, मेट्रो शहर में, तो उसके लिए वो ठीक है। अगर आप कम्यूट करने के लिए ले रहे हो, जिससे कि आपको डेली अप डाउन करना है और रात में आप चार्जिंग पर लगा लो अपने घर पे, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आप लगा सकते हो उसको, दैट इज़ अ बेटर चॉइस इन दैट केस। बट उसके अलावा तो नहीं, और नॉट एज अ प्राइमरी व्हीकल, नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग रोड ट्रिप्स ऑल्सो। तो इसलिए फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि यार अब इसी गाड़ी पे आते, क्योंकि मैंने फिर फाइनली मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। इतनी सारी गाड़ियाँ मैंने टेस्ट राइड कर ली थी तो मेरे को समझ में आया नहीं। मैंने एक बार फिर से इसकी टेस्ट राइड की। मैं इस पर थोड़ा सा मतलब उतना मैं इस पर उतना श्योर नहीं था। मैंने दोबारा टेस्ट राइड की और उस टेस्ट राइड को मैंने इसको चलाया, करीब 15 किलोमीटर चलाया था, 15 से 20 किलोमीटर। तब मुझे कॉन्फिडेंट आ गया इस गाड़ी पे कि यार नहीं, यही गाड़ी सही है लेने के लिए। इतनी स्टेबिलिटी है इस गाड़ी में और इतने प्यार से चलती है गाड़ी, वो मेरे को फिर कॉन्फिडेंस आ गया कि यार चलो यही ले लेते हैं। अब इसमें भी मैनुअल क्यों ली, मेरा मन तो वैसे ऑटोमेटिक का था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं ऑटोमेटिक लूँ तो वाइफ को भी थोड़ा ईजी हो जाता है ऑटोमेटिक चलाने में, तो मेरा मन ऑटोमेटिक में था। बट चूँकि ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन उसका आता है वो मेरे बजट के बाहर पड़ रहा था। ये मुझे पड़ी थी 1475 में, और ऑटोमेटिक वाली जो थी वो 1 लीटर मैनुअल एम्बिशन 1665 की पड़ रही थी, तो वो मेरे बजट के बाहर हो गया था, इसलिए मैं उसको ले नहीं पाया था। नहीं तो मैं ऑटोमेटिक ही लेता, और मैंने इसका 1.5 चलाया नहीं था। अगर मैं उसको चला लेता तो मेरा कहीं दिमाग उस पर ना चला जाता, तो फिर इसलिए मैंने उसको चलाया नहीं। तो आज तक चलाया नहीं हूँ और चलाऊँगा भी नहीं, क्योंकि फिर मेरा दिमाग उसी पे बैठ जाएगा। तो 1 लीटर से मैं बहुत खुश हूँ। जो इसका पावर है 1000 सीसी का, आप इसको इसलिए मत लेना कि 1000 सीसी की गाड़ी है, क्योंकि पावर तो ये 1500 सीसी से भी ज़्यादा जनरेट कर रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है ना। अब टेक्नोलॉजी टर्बो चार्जिंग वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, अब तो सुपर चार्जिंग वाले भी इंजन आ रहे हैं। तो
जो नेचुरली एस्पिरेटेड वाला इंजन है, अब अगर कोई आपसे कहता है कि 1500 सीसी गाड़ी है और आपकी 1000 सीसी गाड़ी है, लाइक क्रेटा 1500 सीसी की और ये 1000 सीसी की गाड़ी है, तो पावर तो उसमें ज़्यादा होगा क्रेटा में। ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिए, टर्बो चार्जिंग इंजन के बारे में। ये 1000 सीसी में भी 1500 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, इसलिए मुझे पावर की कोई कमी लगती नहीं है। और जब मैं इसको एक्सीलरेट करता हूँ मुझे हमेशा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो आप ये मत सोचना कि यार 1000 सीसी के तो कम पावर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बार टेस्ट राइड करके देख सकते हो कि आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, कैसा फीडबैक मिल रहा है इस इंजन में, तो तब आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर होगी। सो इस वीडियो में अब इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।